नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग ट्रेवल भी कर रहे होंगे। कल से आपका एईडीओ का एग्जाम है। भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहादुरी से परीक्षा को दो। आगे पीछे कुछ मत सोचो, जो आपकी तैयारी है पर्याप्त है। अब आप वहां पर बैठकर वो आपका जो वक्त कैसे जाएगा, सारा चीज वो डिटरमाइन करेगा। हम लोग उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अगर आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर चाहते हैं तो उस पर हम लोग एक डिफरेंट वीडियो ही बना देंगे। अभी हम लोग एक टॉपिक को उठाते हैं, इंडिसेस एंड रिपोर्ट। ये वो टॉपिक है जहां से आप श्योर शॉट मानिए कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। जो भी लेवल 5 तरह का एग्जाम होगा, वहां पर ये सब वो टॉपिक है जो लो हैंगिंग फ्रूट है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना है कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनिए। वीडियो के अंत में एक लिंक दिया होगा, वो हम लोग का टेलीग्राम लिंक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनिए। 1 पन्ना का पीडीएफ होगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। हिंदी माध्यम आपके लिए भी होगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेटेस्ट स्टार्ट, यहां से 2 क्वेश्चन आएगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का जो रिपोर्ट है, इसको कौन देता है? इसको नीति आयोग देता है। फिजिकल हेल्थ मतलब नाम ही बता रहा है कि वो स्टेट को रैंक करता है। और स्टेट को किस चीज पर रैंक कर रहा है? वो स्टेट को रैंक करता है कि स्टेट ने कितना लोन डेट अपना बढ़ा रखा है, स्टेट का अपना फिजिकल डेफिसिट कितना है, स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा स्टेट का कितना है, और डेट को लेकर डेट टू द जीएसडीपी रेशियो क्या है, वो सारे आंकड़े को कैलकुलेट करता है। कौन कैलकुलेट करता है? नीति आयोग कैलकुलेट करता है। और जो भी राज्य हैं, जो देश के राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी है, उसको कैटेगराइज करता है। जैसे वो कैटेगराइज करेगा कि अचीवर है, भाई अपने टारगेट को अचीव कर लिया। एक फ्रंट रनर है, भाई एकदम फ्रंट पे लीड कर रहा है, फ्रंट रनर है। एक जो है परफॉर्मर है। तो इस तरह से वो क्लासिफाई करता है अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। बिहार का जो रैंक है वह 12 नंबर पे है लार्ज स्टेट में। हमारा स्कोर कितना है? वह 30.9 है। पुनः रिपीट कर रहे हैं कि बिहार का रैंक 12 है। हम लोग परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। देता कौन है? नीति आयोग देता है। और हमारा कैटेगरी जो है वह है परफॉर्मर। अब यहां से हम आपको 2-3 चीज डिस्कस करना चाहते हैं कि नीति आयोग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। आपको पता होगा कि पहले प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है जनवरी 2015 में। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं, है ना। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कम है, तो थोड़ा सा फास्ट रहें, आप बियर करिएगा। आप एक भी नोट्स मत बनाइए, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इसका सीईओ बदली है, उसका नाम है निधि चिब्बर। तो याद रखिएगा कि अभी कौन हो गए हैं? निधि चिब्बर इसकी सीईओ बन गई हैं। अब जो नीति आयोग है, कौन इसको लीड करेगा? प्रधानमंत्री लीड करेंगे। अगर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का जो मुख्य अंतर तुम देखोगे तो प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, नीति आयोग बॉटम डाउन अप्रोच पर काम करता है। सनद रहे कि जो सीईओ हैं वो निधि चिब्बर हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में अरविंद बिरमानी को पढ़ते होंगे। फिर वीके सारस्वत जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं वो उसके मेंबर हैं। रमेश चंद्र पॉल उसके मेंबर हैं, है ना। तो कुछ विद्वान लोग इसके मेंबर हैं जो सरकार को थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दूसरा तुम देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नेक्स्ट इज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। तो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 2024 का तुम रिपोर्ट क्यों बता रहे हो? ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत हुआ है नीति आयोग के द्वारा 2026 में। इसका मतलब कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है कौन देता है? तो नीति आयोग देता है। यह 2024 का रिपोर्ट है पर प्रस्तुत हुआ है 2026 में। अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस चीज पर स्टेट को वो आंकता है? स्टेट को मेजर करता है कि स्टेट के पास कौन सी पॉलिसी है एक्सपोर्ट के लिए, और जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट के लिए क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर कर रही है कि नहीं। स्टेट का लॉजिस्टिक को लेकर क्या पॉलिसी है, स्टेट का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि अगर आप बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। अब आप एक कमेंट करके बताइएगा कि एक इकोनॉमिक जोन जो है वो बन रहा है कुमारबाग में, और एक जो इकोनॉमिक जोन बन रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बन रहा है नावानगर में। अगर आप नए हैं इस वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा कि कल हमने पूरा बिहार स्पेशल आपका खत्म करा दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप बताइए कि नावानगर किस जिला में है। ऑप्शन नंबर ए नावानगर वेस्ट चंपारण में है।
ऑप्शन नंबर बी नावानगर ईस्ट चंपारण में है। ऑप्शन नंबर सी नावानगर औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी बक्सर में है। आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिएगा कि दो टॉपिक जरूर आएगा, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आना है और एक रामसर साइट आना है कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं, है ना। तो याद रखना कि बिहार में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 6 है। जाकर वीडियो देख लो, बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। एक होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कि भाई करप्शन का क्या आलम है। अच्छा, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में इन लार्ज कैटेगरी स्टेट बिहार रैंक 16 नंबर पर है। ध्यान रखना कि बिहार का रैंक 16 है। इट इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ द एस्पायरर। जो स्टेट और यूटी को क्लासिफाई किया है वो लीडर, चैलेंजर और एस्पायरर में कैटेगराइज किया है। बिहार एस्पायरर कैटेगरी में है और रैंक बिहार का 16 है। एक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है कि जो भ्रष्टाचार का क्या आलम है किसी देश में, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन देता है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं, आपके नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। इसको टॉप कौन करता है? डेनमार्क करता है। टॉप का मतलब होता है कि लिस्ट करप्ट देश कौन है, तो डेनमार्क। डेनमार्क इज द लिस्ट करप्ट। भारत का रैंक कितना है? 91 है। मोस्ट करप्ट दो कंट्री साइमल्टेनियसली है, साउथ सूडान और सोमालिया। याद रखना, टॉप डेनमार्क, साउथ सूडान और सोमालिया जो है सबसे नीचे है, मोस्ट करप्ट है। अब इसको याद करने के लिए देखो, रैंक तो हमारे पास बहुत सारे होंगे, पर इसको याद कैसे करोगे? देखो, करप्शन कितना नंबर पे आता है? ए बी सी, मतलब सी जो है ये 3 नंबर पर आता है। जो पी है कितने नंबर पर आता है? परसेप्शन। पी अगर तुम देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच करोगे तो 3 पर आता है। तो 16 प्लस 3 जोड़ दो तो कितना हुआ? 19, है ना। तो 19 का उल्टा कर दोगे तो रैंक ऑफ इंडिया 91 आ जाएगा। तो हम ऐसे याद रखे हैं, तुम अपना कोई और तरकीब निजात कर सकते हो। हमको पता है कि बहुत चिप टाइप का है, पर ठीक है, चलेगा, आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारा आपको इंडेक्स रहेगा तो याद करने में सहूलियत होगी। एक होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको देता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर देता है। टॉप 3 स्पेस वैकेंट रखा गया है। टॉप 3 जगह इसलिए वैकेंट रखा गया है कि कोई भी कंट्री अभी इतना कदम नहीं उठाया है जिससे कि क्लाइमेट रीस्टोर हो और क्लाइमेट को हम लोग जो डैमेज किए हैं उसको रीस्टोर कर सके। तो मतलब देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट। इसलिए टॉप 3 पोजीशन वैकेंट रखा गया है कि 1 2 3 रैंक पर कोई नहीं है। 4 नंबर पे कौन है? डेनमार्क। याद रखना कि जो अभी डेनमार्क जो लिस्ट करप्ट देश था वो 4 नंबर पर है डेनमार्क। भारत कितने नंबर पर है? 23 नंबर पर भारत है। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? एक बार देखो, सी मतलब कितना हुआ? 3। सी मतलब कितना हुआ? 3। पी मतलब कितना हुआ? 16। एबीसीडीएफ में पी आता है तो 16 3 19, 19 2 21, एक 3 3 16 6 22 हुआ ना। और एक आई जो है इसको 1 ऐड कर लेना, है ना। आई को 1 काउंट कर लेना, तो 3 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 16 1 17 3 20 3 23, रैंक ऑफ इंडिया 23 है ना। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको स्टार मार्क करके लिखो। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कौन देता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। रैंक ऑफ इंडिया 102 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना। सैकड़ों आर्टिकल आया हुआ है इस पर। यह कैसे निकाला जाता है तुमको थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है चाइल्ड मोर्टिलिटी कि बच्चा कितना मर रहा है, बस एक तुमको बेसिक आइडिया हो। तो इसको जो है वेट दिया गया है 1/3। एक दिया गया है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब उम्र के हिसाब से उसका वजन, मसल मास कितना है, इसका वजन दिया गया है 1/3। एक है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब बच्चा का जितना उम्र है उतना ग्रोथ है कि नहीं, तो चाइल्ड स्टंटिंग का वजन दिया गया है 1/6। अंडर नोरिशमेंट, बच्चा को खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन का मिल रहा है कि नहीं, तो उसको भी वजन दिया गया है 1/6। और इस तरह से आपका निकलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत का रैंक कितना है? 102 है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम जितना बता रहे हैं इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम ध्यान रखोगे। कहां गया, है ना। तो रैंक ऑफ इंडिया 102 है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है। और यहां पर भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक 38 है। टॉप कौन किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में स्विट्जरलैंड टॉप किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और याद रखना भारत का सबसे खराब रैंक इसी में है। जितने भी रिपोर्ट तुम देखोगे तो 131 नंबर पर है। टॉप बाई कौन है? आइसलैंड है। तुमको पता है कि अभी भारत जो है
महिलाओं को आरक्षण दे रहा है, वो सब कदम उठा रहा है। पर महिलाओं को बहुत जगह देखा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, नेतृत्व कितना किया जा रहा है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना उनका डिसीजन मेकिंग में योगदान होता है, तो वो सब कैलकुलेट किया जाता है। कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। कौन टॉप किया है? आइसलैंड। भारत का रैंक 131 है। तो जो हम स्टार मार्क करके कर रहे हैं ना, इसको तुमको एकदम याद रखना ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एकदम स्टार मार्क करके दे रहे हैं, इसको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत में कौन सा बॉडी इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? उसका नाम है नीति आयोग। टॉप कौन किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट करने के लिए? वो कर रहा है फिनलैंड। और रैंक ऑफ इंडिया कितना है? 99 है। इसको भी आप स्टार मार्क करके लिखेंगे, ये 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब क्या होता है कि बेसिकली जितने भी देश हैं वो सब फोसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। फोसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, कोयला है, ये सब फोसिल फ्यूल है। तो हम लोगों को ट्रांजिशन किस में करना है? रिन्यूएबल एनर्जी में करना है, सोलर में करना है, विंड में करना है, जियोथर्मल में करना है, इस तरह के एनर्जी सिस्टम में करना है जो अक्षय ऊर्जा है। तो हम कितना ट्रांजिशन कर रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट बनता है। कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट देता है। टॉप कौन किया है? स्वीडन किया है। भारत का रैंक कितना है? 71 भारत का रैंक है, याद रखना। ज्यादा घबराओ मत, बस खत्म कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, जितना हम पढ़ा दिए इट इज मोर देन इनफ। एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ये देता है आपको प्रेस को कितना आजादी है, आपके देश में कितना बैन आप प्रेस पर लगाते हैं। उनका ट्विटर, जैसे अभी आप देखिएगा कि एक 4 PM करके चैनल है, उसको बैन कर दिया गया। तो बाय डिफॉल्ट है कि इंडिया का रैंक बहुत पुअर होगा। हम डेमोक्रेसी तो कहते हैं, पर जो डिसिडेंट्स का आवाज होता है, जो विरोधी का आवाज होता है, जो मुखालफत हमारी करता है, हम लोग सरकार जो है उसको सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए रैंक 151 है, पुअर है। तो आपको भी पता है कि बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं बैन होते हैं, ट्विटर पे बैन होते हैं, फेसबुक पे बैन होते हैं, यूट्यूब पे कॉपीराइट सरकार स्ट्राइक देके वीडियो डाउन करवा देती है। तो इसका मतलब कि प्रेस की आजादी बहुत कम है। कौन देता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन टॉप किया है? नॉर्वे टॉप किया है। ये सब सारे तुम देखना नॉर्डिक कंट्रीज टॉप करते हैं। रैंक ऑफ इंडिया कितना है? 151 है। लगे हाथ एक तुमको इंफॉर्मेशन दे दें कि देखो अभी 26 अप्रैल को हम लोग एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट 1 किए थे, पर उसमें बहुत ज्यादा भीड़ रही और बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट 2 कर रहे हैं। आपको अभी पता होगा कि जो भी एईडीओ की आप लोग तैयारी करते होंगे, आप देखते होंगे कि हम लोग का टेस्ट पेपर लेके लोग यूट्यूब पर डिस्कस कर रहा है। भले क्रेडिट नहीं देता है पर डिस्कस कर रहा है, योद्धा फुद्धा क्या करके चैनल चलाता है सब। हम लोग कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देते, लेकिन फिर लगा के चलो यार किसी की नौकरी चली जाएगी, है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट 2 हम लोग जो कर रहे हैं वो 26 अप्रैल को कर रहे हैं। जब 26 अप्रैल को कर रहे हैं तो जो टेस्ट का क्वालिटी होगा बहुत ही हाई होगा। अब आप बोलेंगे कि कितना पैसा होगा, तो भाई ये टेस्ट एकदम फ्री में होता है। कहां कहां होगा? तो दिल्ली में पूरा होने वाला है। अब आपको पता है कि पहले पटना में हमारा 4 से 5 सेंटर है बीसीडब्ल्यू का। अगला जो सेंटर है मतलब मुजफ्फरपुर में भी आप परीक्षा को दे सकते हैं, सासाराम में भी आप परीक्षा को दे सकते हैं, फिर बिहार शरीफ में आप परीक्षा को दे सकते हैं, पूर्णिया में परीक्षा को दे सकते हैं, भागलपुर में आप परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, बस सुन लो, हम टॉपिक पर आ रहे हैं। क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री में है। अभी वीडियो के अंत में लिंक भी होगा, उस पर रजिस्टर कर दो। ये तुमको बताएगा कि भाई वहां पर एक हमारा पोर्टल होता है, तुम पोर्टल में जाकर तुम अपना रोल नंबर डालते हो तो तुमको बताता है कि भाई देखो तुम्हारा हिस्ट्री में कौन सा एरिया कमजोर है, ज्योग्राफी में कौन सा एरिया कमजोर है, साइंस में कौन सा एरिया कमजोर है, अगर साइंस में बायोलॉजी कमजोर है तो इसमें कौन से टॉपिक तुम्हारा कमजोर है। मतलब जो तुमको अपने आप को स्टडी करना पड़ता है वो तुमको मैप करके दे देता है। फिर यहां पर हम तुमको प्रावधान देते हैं कि अगर तुमको मेंटोर से कनेक्ट करने की जरूरत है तो तुम सीधा मेंटोर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जो 26 अप्रैल का टेस्ट है वो फ्री में टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो तुम्हारे लिए है। अगर हम और अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है कि सीधे अगर
ठेलवा छाप डॉक्टर है, झोला छाप, तो सीधे दवाई लिखता है। पर फोर्टिस में जाओगे, मेदांता में जाओगे, बड़े बड़े अस्पताल में जाओगे तो पहले टेस्ट लिखता है, फिर टेस्ट के हिसाब से आपका दवा देता है। तो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में तुमको यह पता चलेगा कि कौन सा एरिया कमजोर है। बायोलॉजी कमजोर है तो बायोलॉजी में भाई 20 थीम है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन सा थीम कमजोर है तो हम उस पर फोकस करेंगे, ताकि इतना ज्यादा सीट है बीपीएससी में, इसको तुम 72वीं में कन्वर्ट कर सको। तो 26 अप्रैल का जाकर टेस्ट जरूर देना। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। डेमोक्रेसी इंडेक्स कहां है? 2024। और जो टेस्ट होगा वो आप हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में देंगे। टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, पर याद रखिएगा कि ऑनलाइन लेस प्रिफरेबल है, इतने ज्यादा सेंटर्स है, कहीं पर आकर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस कम टू द टॉपिक। डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन देता है? एक बॉडी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये इसको देता है। कौन टॉप किया है? नॉर्वे टॉप किया है। भारत का रैंक कितना है? 41 नंबर पे हमारा रैंक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, आपको पता है ना कि इंटेलेक्चुअल राइट्स को लेके अमेरिका बहुत चिंतित रहता है और बहुत अवेयर रहता है। तो कौन देता है? इट इज गिवन बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स देता है। तो बाय डिफॉल्ट कि अगर वो लीड रोल में है तो एक नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बहुत ही केयरफुल होता है। आपको तो यहां पर पता ही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ है यहां पर कंटेंट बनाएंगे, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट कर देगा। आप डिफरेंट टेलीग्राम में सर्कुलेट करेगा, वीडियो भी सर्कुलेट कर देगा। फिर तुम जब कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा दोगे तो घर ही आएगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा दिए। क्योंकि देखो कोई भी चीज को डेवलप करने में अगर लक्ष्मीकांत का तुम पीडीएफ अवेलेबल है या कोई भी किताब का अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो उससे क्या होता है कि जो ऑथर है उसको कुछ नहीं इंसेंटिव मिलता है बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। उसको लगता है कि कितना भी बढ़िया कंटेंट बनाएंगे तो मार्केट में चला ही जाएगा, लीक ही हो जाएगा। तो फिर वो क्वालिटी कंटेंट नहीं बनता है, फिर वही चीज को घिसा पिटा चीज चलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर अमेरिका बहुत सजग है और अवेयर है। तो कौन देता है? यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स देता है। एक नंबर पर अमेरिका है और रैंक ऑफ इंडिया कितना है? रैंक ऑफ इंडिया जो है वो 43 है। एक है सिपरी का रिपोर्ट 2026, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ध्यान रखना। ये क्या है? एक बॉडी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो 2026 में कहता है कि पूरे विश्व में जो लार्जेस्ट आर्म का इंपोर्टर है वो है यूक्रेन। याद रखना कि यूक्रेन का युद्ध के चलते एक नंबर पर यूक्रेन है। 2 नंबर पे जो देश है वो है भारत। भारत सबसे ज्यादा किससे इंपोर्ट करता है? तो अभी भी हम लोग रूस से करते हैं। पूरे विश्व में आर्म्स का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अभी जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें एंगल ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप को लोग ने फंड किया है वो बहुत बड़े बड़े आर्म्स डीलर ने किया है, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने किया है। तो वो चाहते भी नहीं है कि यह युद्ध बंद हो, युद्ध चलते रहेगा, तभी तो वो अपना सामान और युद्ध सामग्री बेचता रहेगा। अब न्यूक्लियर वारहेड की तुम बात करोगे तो न्यूक्लियर वारहेड सबसे ज्यादा किसके पास है पूरे विश्व में? रसिया के पास है। 2 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। भारत के केस में देखोगे तो न्यूक्लियर वारहेड हम लोग के पास 180 है। वो जो कचरा देश है जो बे ऑफ पाकिस्तान, उसको तो एक बम में वो बे ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, उसके पास 170 है। तो याद रखना लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर यूक्रेन है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है, लार्जेस्ट सप्लायर टू द इंडिया रसिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर यूएसए है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्म्स रूस के पास है, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम जितना बाबू करा दिए इसी में से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। बाकी इंडेक्स को मत करना, यह पर्याप्त है कि तुम एग्जाम में फतह करके आओगे। वीडियो शॉर्ट रखते हैं, कोई और टॉपिक पे बनाना होगा तो जरूर कमेंट कर दो, अभी लगे हाथ बना ही देंगे, है ना। हमको इजाजत दो। ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।